क्या है प्राइमरी एप्लीकेशंस ऑफ ए हाइड्रोग्राफ इन हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस? तो मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म evaporation ट्रेंड नहीं, evaluation temporal distributions of stream discharge in response to the precipitations, ये सही होगा। assessing thermal fluctuations, ये नहीं होगा। determining the subsurface water purity, ये भी नहीं होगा। तो हाइड्रोग्राफ का मेन कंसेप्ट देखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्ट्रीम डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होता है। ये शो करता है रिस्पॉन्स ऑफ रिवर और स्ट्रीम टू प्रेसिपिटेशन इवेंट्स। इसका क्या पर्पज होता है हाइड्रोग्राफ का? हाइड्रोग्राफ का पर्पज होता है एनालाइज टेम्पोरल वेरिएशंस इन वाटर फ्लो एंड अंडरस्टैंड वाटर वास्ट बिहेवियर, और ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पीक डिस्चार्ज, लैग टाइम और रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? हाइड्रोग्राफ के एप्लीकेशंस जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, फ्लड फोरकास्टिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ लैंड यूज चेंज ऑन स्ट्रीम फ्लो। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, इवोपरेशन ट्रेंड के बारे में। ये स्टडी ऑफ वाटर लॉस होता है ड्यू टू सोलर रेडिएशन। और सब सरफेस वाटर प्योरिटी इसके अंदर, इसमें क्या होता है, ये एनालिसिस ऑफ द ग्राउंड वाटर केमिकल कंपोजिशन करती है। थर्मल फ्लक्चुएशंस का ये क्या होता है, ये स्टडी ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस इन इकोसिस्टम होता है। सो फाइनल आइडिया अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाइड्रोग्राफ होता है वो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का एक ग्राफ होता है। ये यूज होता है फॉर प्रेसिपिटेशन रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए, नॉट फॉर इवोपरेशन, टेम्परेचर और वाटर क्वालिटी। नेक्स्ट बात करते हैं इन यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी, the base flow is separated to include rainfall in direct runoff, no, exclude losses due to infiltrations only, नहीं, account only for surface runoff in direct runoff computations के लिए, increase the peak discharge। तो अब बात करते हैं मेन कंसेप्ट के बारे में। जो बेस फ्लो सेपरेशन होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी के अंदर, वो क्या होता है, इसमें जो पहला होता है वो होता है टोटल स्ट्रीम फ्लो। हाइड्रोग्राफ कंसिस्ट ऑफ होता है डायरेक्ट रन ऑफ और वेस्ट फ्लो। तो वेस्ट फ्लो के बारे में बात करते हैं कि वेस्ट फ्लो क्या होता है। ये ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रीम होती है, नॉट डायरेक्टली कोज्ड बाय द रेनफॉल एक्सेस होता है। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ के रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये ओनली रन ऑफ फ्रॉम द इफेक्टिव रेनफॉल होता है, रेनफॉल इज कंसिडर्ड होता है। तो इसका पर्पज ऑफ बेस फ्लो सेपरेशन क्या होता है, ये रिमूव करता है ग्राउंड वाटर कंपोनेंट्स एंड कीप ओनली डायरेक्ट रन ऑफ पार्ट्स। इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, इससे आता है कि हाइड्रोग्राफ बिकम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH, हाइड्रोग्राफ बिकम डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो प्रोसेस आउटकम्स क्या होते हैं इसके, ये इंश्योर करता ओनली सरफेस रन ऑफ इज यूज्ड इन कंप्यूटेशंस एंड एक्यूरेट यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलपमेंट। और इसका जो फाइनल आइडिया होता है वो क्या होता है, ये होता है बेस फ्लो सेपरेशंस। ये रिमूव करता है ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशंस, कीप ओनली डायरेक्ट रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ। नेक्स्ट दे रखा है 3 स्ट्रॉम्स ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कैन अकर सक्सेसिवली। ये नेग्लिजिबल करता है वेस्ट फ्लो को। फाइव इंडेक्स जो होता है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है। ड्यूरेशन जो होती है 1 आवर ईच होती है। तो क्या निकालना होता है, टोटल डायरेक्ट रन ऑफ निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम करेंगे टोटल स्टॉर्म प्रेसिपिटेशंस का। 2.5 और 3 मिलके मिल जाएंगे 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्फिल्ट्रेशंस जो लॉस है यूजिंग 5 इंडेक्स करके इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आवर्स हो रहा है तो 3 स्टॉर्म्स है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, और इसका लॉसेस जो दे रखा है वो हाई इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5 इंटू 3 करने के बाद में 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डायरेक्ट रन ऑफ निकाल लेते हैं। डायरेक्ट रन ऑफ का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेसिपिटेशंस माइनस इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस। 7.5 माइनस 1.5 हो जाएगा और आ जाएगा 6 सेंटीमीटर फाइनल रिजल्ट। तो डायरेक्ट रन ऑफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रेसिपिटेशंस माइनस 5 इंडेक्स या प्रेसिपिटेशन लॉसेस। नेक्स्ट दे रखा है कि 3 आवर्स स्टॉर्म्स है, रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 सेंटीमीटर पर आवर है, इन्फिल्ट्रेशन 2 सेंटीमीटर है, इवोपरेशन 1 सेंटीमीटर है।
तो एवरेज रन ऑफ रेट निकालनी है, ठीक है। तो रेनफॉल डेप्थ कैसे निकालनी है, रेनफॉल इंटेंसिटी इंटू ड्यूरेशन से। रेनफॉल इंटेंसिटी इंटू ड्यूरेशन करने से क्या निकल जाता है, रेनफॉल डेप्थ निकल जाती है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा, रेनफॉल इंटेंसिटी 2.5 और कितने ड्यूरेशन दे रखा 3, तो ये हो जाएगा 7.5। लॉसेज की बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज और इवापोरेशन लॉसेज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये रेनफॉल में से माइनस हो जाएंगे। तो 7.5 माइनस 2 माइनस 1 करने के बाद 4.5 बचेगा। अब निकालना है आपको एवरेज रन ऑफ रेट। तो जो रन ऑफ डेप्थ है उसको ड्यूरेशन से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकालता है, एवरेज रन ऑफ रेट कैसे निकालनी होती है, ये निकालनी होती है रन ऑफ डेप्थ डिवाइड बाई ड्यूरेशन, 4.5 डिवाइड 3। हम बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है। रन ऑफ डेप्थ जो होती है वो टोटल रन ऑफ फ्रॉम द बेसिन डिवाइड बाई एरिया होता है। इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस इनटू सब सरफेस होता है। इन्फिल्ट्रेशन रेट की बात करते हैं स्पीड ऑफ वाटर एंटरिंग सॉइल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन मॉडुलस ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम। विड्थ बी दे रखी है, डेप्थ डी दे रखी है, तो करेक्ट एक्सप्रेशंस निकालना है। तो ये होता है बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है सेक्शन मॉडुलस का बी डी स्क्वायर बाई 6। तो इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर। सेक्शन मॉडुलस का यूज क्या होता है, यूज्ड इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द बीम, हेल्प इन सेलेक्टिंग बीम साइज, इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर एंड रिलेटेड ज्योमेट्री टू द बेंडिंग स्ट्रेंथ। यहाँ इसका इंपॉर्टेंस होता है सेक्शन मॉडुलस किसका, यूज्ड इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ बीम, हेल्प इन सेलेक्टिंग बीम साइज, इंश्योर सेफ्टी अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर एंड रेट ऑफ ज्योमेट्री टू द बेंडिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ये एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एरिया होता है, ये मेजर करती है रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग और ये डिपेंड्स ऑन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अबाउट एक्सिस। सो इफेक्ट ऑफ हायर आई का मतलब मोर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग मूवमेंट और लेस डिफ्लेक्शन और लोअर स्ट्रेसेस। ये डिपेंडेंसी जो होती है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सेक्शन पर। तो जो इसका फाइनल आइडिया निकल के आता है वो निकल जाता है कि सेक्शन मॉडुलस जो होता है बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है। अब बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, बाकी की चीज़ें इसकी अगेन डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एरिया होती है, ये मेजर करती है रेजिस्टेंस टू बेंडिंग और फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस, क्वांटिटीफाई हाउ एरिया इज डिस्ट्रीब्यूट रिलेटेड टू दैट एक्सिस। इफेक्ट ऑफ हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब होता है, तो ये होता है ग्रेटर रेजिस्टेंस टू बेंडिंग मोमेंट, लेस डिफ्लेक्शन, लोअर स्ट्रेस, इम्पोर्टेंट इन बीम डिफ्लेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं रोल इन स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, डिटरमाइन स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। सो MOI की जो डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंड्स ऑन होता है शेप और साइज ऑफ एरिया, डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन एंड रिलेटिव टू द एक्सिस, जिसका एग्जांपल होता है रेक्टेंगुलर विद लॉन्ग एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है जहाँ पर हायर आई होता है, रेक्टेंगुलर विद द लॉन्ग साइड पैरेलल टू द एक्सिस होती है वो लोअर आई होता है। अब बात करते हैं क्यूब साइड के बारे में जो कि 150 mm होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है 5 mm दे रखा है, बल्क मॉडुलस 150 दे रखा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस 1 डिवाइड बाई बल्क मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाय द बल्क मॉडुलस। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना दे रखा है 5 MPa, बल्क मॉडुलस कितना दे रखा है 150 MPa। तो ये 5 × 10⁶ डिवाइड बाई 150 GPa है तो 10⁹ तो ये आ जाएगा 3.33 × 10⁻⁻5। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, प्रेशर बाई बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, सेंट्रल पॉइंट लोड W, फाइंड द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है,
सेंट्रल पॉइंट लोड पे W लगा हुआ है। तो क्या पूछा है इसने, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखना है। तो ए जो है फिक्स्ड है, बी जो है सिंपली सपोर्टेड भी है, और ये स्टैटिकली डिटरमिनेट डिग्री 1 हो जाएगा। तो मेथड्स कौन सा यूज होगा, कंपेटेबिलिटी कंडीशन में डिफ्लेक्शन बी पर 0 हो जाता है। ये ए है एंड दिस इज बी। तो यहाँ रिएक्शन निकालेंगे आर ए पर, तो कंपेटेबिलिटी से क्या हो जाएगा, आर वी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 EI इज इक्वल्स टू 5W L क्यूब डिवाइड बाई 48 EI एंड आर बी इज इक्वल्स हो जाएगा 5W/16। ये आर बी निकाल चुके हम लोग। तो ये हो जाएगा एम ई बराबर WL/2 माइनस 5WL/16। एम ए बराबर हो जाएगा 3WL/16। बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट, तो x बराबर L/2 यूज हो जाएगा। m ऑफ x बराबर RAX माइनस MA। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे m ऑफ x बराबर, तो ये हो जाएगा 11W/16 x माइनस 3WL/16। L/2 की बात करें, m बराबर 11W/16 इंटू L/2 माइनस WL। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसी बीम की बात कर रहा है। तो बात कर रहा है कि फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट AS मिनिमम। विड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखा है, स्टील ग्रेड दे रखी है, ये दे रखा है। फॉर्मूला होता है AST BD इज इक्वल्स टू 0.85 डिवाइड बाई FY। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे AST की, तो AST डिवाइड बाई 230 एंड 450 इज इक्वल्स टू 0.87415 एंड AST बराबर क्या निकाला क्या जाएगा, 0.87 डिवाइड 415 इंटू 230 इंटू 450। ठीक है, और तो ये AST क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 211.98 mm स्क्वायर या 212 mm स्क्वायर। हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में। फाइंड द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 होता है, दे रखा है। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस प्लास्टिसिटी निकालना है, तो E बराबर 5000 अंडर रूट FC के, तो 525 ये हो जाएगा इतना इतना। क्वेश्चन पूछा है फॉर कंटिन्यूस टी बीम अज्यूम ओवरऑल डेप्थ फॉर हैवी लोड के लिए। तो हैवी लोड के लिए डेप्थ कितना होता है, 112 से लेके 115, डेप्थ ऑफ फ्लेंज और डेप्थ ऑफ वेव। तो लाइट लोड के लिए कितना होता है,
1/15 से लेके 1/20 तक होता है लाइट लोड के लिए। मीडियम लोड के लिए जो होता है 1/12 से लेके 1/15 तक। हैवी लोड के लिए जो होता है 1/10 से लेके 1/12 तक। बात करते हैं प्लेन टेबल सर्विंग में इंटरसेक्टिंग मेथड के बारे में। इंटरसेक्टिंग मेथड इज यूज टू किस लिए होता है? डिटरमाइन लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम टू नोन पॉइंट से। तो प्लेन टेबल सर्विंग जो मेथड्स होता है ये रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रावर्सिंग और रिसेक्शंस होते हैं। इंटरसेक्शन मेथड्स कहाँ यूज होते हैं? ये यूज डिपेंड द ऑब्जेक्ट इज फार और इनएक्सेसिबल होता है। रे ड्रॉन फ्रॉम टू नोन स्टेशंस एंड रे इंटरसेक्ट एट ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। रेडिएशन मेथड क्या होता है? रे ड्रॉन फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर पॉइंट्स होता है। डिस्टेंस मेजर्ड एंड स्केल्ड होता है। अब बात करते हैं ट्रावर्सिंग मेथड के बारे में। तो ये यूज्ड फॉर होते हैं लीनियर रूट और रोड रिवर्स के लिए। स्टेशन फिक्स्ड एट इंटरवल्स होता है। एंड रिसेक्शंस मेथड जो होते हैं वो यूज टू लोकेट प्लेन टेबल स्टेशन होता है। ये बेस्ड ऑन होता है बैक साइटिंग्स एंड ट्रायंगुलेशंस पे। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम टू इस नॉन पॉइंट्स होता है। लेवलिंग के बारे में बात करते हैं। फाइंड RL ऑफ पॉइंट बी पे निकालना है। गिवन RL ऑफ ए 100 मीटर दे रखा है। बैक साइड रीडिंग ए जो दे रखा है 2 दे रखी है। फोर साइड दे रखी है 1.5 दे रखी है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से HI बराबर RL ऑफ ए प्लस बैक साइड रीडिंग। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। अगर RL ऑफ बी निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड रीडिंग्स। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कितना निकल के आ गया? 102 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद RL एट बी निकालना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड कितना दे रखा है? 1.5। सॉल्व हो जाएगा, ये याद रखना है। विच इज़ नॉट डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द सॉइल कॉम्पैक्शन। तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन। ये कंसिक्वेंस डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। तो बात करते हैं सॉइल पार्टिकल कंप्रेस टाइटली होते हैं। इफेक्ट समझते हैं। डिक्रीज इन वॉइड रेशो, इंक्रीज इन सॉइल स्ट्रेंथ। सॉइल पार्टिकल कंप्रेस्ड अगर टाइटली होते हैं सॉइल कॉम्पैक्शन के तो इफेक्ट्स होते हैं। लेस एबिलिटी टू कम्पैक्ट फर्दर, रिड्यूस्ड इन वाटर इन्फिल्ट्रेशन, अफेक्ट एरिएशन, ड्रेनेज और रूट पेनिट्रेशन इज नॉट एप्लीकेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर इसकी देखते हैं तो इफेक्ट ऑफ जो सॉइल कॉम्पैक्शन होता है वो रिड्यूस करता है सॉइल परमेबिलिटी, मेक वाटर पेनिट्रेशन हार्डर और रेस्ट्रिक्ट रूट ग्रोथ एंड प्रिवेंट सॉइल कॉम्पैक्शन। ये यूज होता है ऑर्गेनिक मैटर, अवॉइड हैवी मशीनरी ऑन बेड सॉइल होता है। अब बात करते हैं कॉम्पैक्शन, रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन, इज नॉट इंक्रीज रिटेंशन होता है। ये इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन, नॉट डायरेक्ट रन ऑफ। नेक्स्ट दे रखा है आपको पोरोसिटी दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे रखा है। तो डेफिनेशन क्या होती है पोरोसिटी की? कि रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो पोरोसिटी निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को प्लस कर देंगे तो ये निकल के आ गया टोटल वॉल्यूम। अब पोरोसिटी निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल पोरोसिटी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि टोटल पोरोसिटी निकाल चुके हैं और n बराबर जो आ जाएगा 30% आ जाएगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट रिलीज बाय द व्हीकल कंट्रीब्यूटिंग टू फोटोकेमिकल स्मोक्स वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के देख लेते हैं। ये ग्रुप ऑफ हाईली रिएक्टिव गैसेज होती हैं। इसका जो सोर्स होता है फ्रॉम मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट से होता है। रोल इन स्मोक मिसमच जो होता है इसका की रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन होता है। ये हेल्प फ्रॉम ग्राउंड लेवल ओजोन से होता है। तो NOx प्लस BOC प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से फोटोकेमिकल स्मोक्स बनते हैं। इसके इफेक्ट्स जो होते हैं एयर पोल्यूशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एनवायरनमेंट डैमेज। इसको कंट्रोल करने के लिए रिड्यूस करता है NOx और इम्प्रूव एयर क्वालिटी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ये ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कोल
फ्रॉम कोल और ऑयल बर्निंग से निकलता है, ये एसोसिएट भी होता है एसिड रेन। ओजोन की बात करते हैं, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट से ये फॉर्म्ड होता है NOx और BO सीन सनलाइट की वजह से। प्राइमरी एनवायरमेंटल रिस्क ऑफ फ्रैकिंग, ये क्या होता है? ग्राउंड वाटर कंटामिनेशंस। तो इनके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल रिस्क विच इज कॉजेज ऑफ fracking fluid like water, sand or chemicals can seep into the underground water sources. इससे इफेक्ट क्या होता है? हेल्थ ऑफ रिस्क टू द ह्यूमन और हार्म टू द वाइल्ड लाइफ। एडिशनल रिस्क के बारे में बात करें तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल और स्पिल ऑफ वाटर कैन बी कंटामिनेटेड सरफेस वाटर सोर्सेज। इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। मिनिमाइज कंटामिनेशन रिस्क की आवश्यकता होती है। अब इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो एयर पोल्यूशन होता है ये मेथेन रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैसेज से। इमिशन फ्रॉम द डीजल इक्विपमेंट्स एंड ट्रक्स होता है। सॉइल इरोजन की बात करें तो लैंड डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द फ्रैकिंग लीड टू द इरोजन्स, कॉज सेडिमेंटेशन इन वाटर बॉडीज एंड अफेक्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम। नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये हैवी मशीनरी क्रिएट नॉइज करती हैं, अफेक्ट करती है नियर बाई कम्युनिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हार्म ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ करती है। अब बात करते हैं मोस्ट इफेक्टिव pH रेंज फॉर एलम इन वाटर होती है 7 to 8। कोगुलेशन देख लेते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल टू द डेस्टेबलाइज्ड कोलाइड पार्टिकल इन वाटर, आल्सो कॉल्ड केमिकल कंडीशंस ऑफ द वाटर। कोगुलेंट्स क्या होता है? केमिकल यूज्ड इन डेस्टेबलाइज्ड कोलाइडल सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ कोगुलेंट्स के बारे में बात करते हो तो एलम, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड्स एंड सोडियम एल्यूमिनेट। सबसे पहले आता है एलम, Al2SO4 318H2। ये यूनिवर्सल कोगुलेंट है। इसकी इफेक्टिव pH जो होती है वो 6.5 से लेके 8.5 एल्कली रेंज में होती है। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो नीड होती है सफिशिएंट एल्कलिनिटी फॉर द फ्लोक फॉर्मेशंस। इफेक्ट की अगर बात करें तो ये प्रोड्यूस करती है इफेक्टिव फ्लोक और इम्पार्ट करती है नॉन कार्बोनियस हार्डनेस एंड वाटर बिकम कोरोसिव्स। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फ्लोक फॉर्मेशंस। When temperature is increases, viscosity decrease, effective flock form easily and easy removals। अब बात करते हैं when temperature is decreased and viscosity increases, flocculation slow down and take more time for effective flock formations। नेक्स्ट बात करते हैं which compound indicates pollution from the industrial effluent, वो है क्लोराइड्स। बात करते हैं क्लोराइड्स, ये प्रेजेंस फाउंड इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। सोर्स जो होता है केमिकल इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल और टैनिंग जैसा होता है। बिहेवियर इन वाटर की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इंक्रीज क्लोराइड कंसनट्रेशन अब नॉर्मली। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हाई क्लोराइड लेवल होता है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन होता है। नेचुरल अकरेंस की बात करें तो नेचुरली प्रेजेंट इन वाटर होता है, में आल्सो कम फ्रॉम रोड साल्ट और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स की। कोज कोरोजन ऑफ पाइप होता है, डैमेज वाटर सिस्टम होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अमोनिया कम फ्रॉम द सीपेज एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, नॉट स्पेशली इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम की अगर बात करें तो ये नेचुरली प्रेजेंट मिनरल इन वाटर एंड सॉइल होता है, नॉट रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होते हैं। तो सोडियम की बात करें तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है इन वाटर, हाई लेवल में भी इंडिकेट्स होता है। सलाइन वाटर इंट्रूशंस एग्रीकल्चर रन ऑफ इसके अंदर होता है, नॉट डायरेक्ट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिकेटर्स होता है। पोटेशियम की बात करें तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, नॉट प्राइमरी इंडिकेटर फॉर द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है। हाई लेवल में भी ड्यू टू फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नेचुरल मिनरल डिपोजिशन होता है। क्लोराइड्स आर की इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लुएंट पोल्यूशन होता है। अब बात करते हैं मोस्ट इफेक्टिव स्क्रबर फॉर रिमूविंग फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स, वो होता है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। बात करते हैं ESP के बारे में तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाईली एफिशिएंट फॉर फाइन पार्टिकुलेट रिमूवल होता है। ये रिमूव करता है मोर देन 90% ऑफ द फाइन पार्टिकल। इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? ये अप्लाइज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज टू द पार्टिकल इन गैस स्ट्रीम एंड चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट टू द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स एंड पार्टिकल कलेक्ट ऑन द प्लेट्स विच इज़ रिमूव्ड पीरियोडिकली। इसका जो एप्लीकेशन वो होता है पावर जनरेशन में, केमिकल सीमेंट प्रोडक्शन में और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एडवांटेज की बात करें तो उसका हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एंड मिनिमम प्रेशर ड्रॉप। अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में तो वेंचुरी स्क्रवर्स होते हैं
तो यूज होते हैं हाई वेलोसिटी गैस फ्लो विद वाटर ड्रॉपलेट्स, बेटर फॉर द कोर्स पार्टिकल्स, लेस एफिशिएंट फॉर द फाइन पार्टिकल। वेट स्क्रबर्स की बात करते हैं, यूज लिक्विड स्प्रे टू द कैप्चर पोल्यूटेंट्स, इफेक्टिव फॉर द गैस एंड लार्ज पार्टिकल, लेस एफिशिएंट फॉर द फाइन पार्टिकल। साइक्लोन सेपरेटर्स की बात करते हैं तो यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिमूव लार्ज प्रायोरिटी, नॉट इफेक्टिव फॉर द फाइन पार्टिकुलेट मैटर। ESP is most efficient device for removing fine particulate matter. नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट लाइकली मेथड फॉर लॉन्ग टर्म CO2 स्टोरेज, दैट इज जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशंस। तो जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशंस क्या होता है, ये डेफिनेशन होती है स्टोरेज ऑफ कैप्चर्ड CO2 इन अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। इसका नेचर जो होता है लॉन्ग टर्म एंड रिलायबल मेथड से रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को। स्टोरेज लोकेशन जो होती है उसकी डीप रॉक फॉर्मेशन एंड डिप्लेटेड ऑयल और गैस रिजर्वायर्स, डीप सेलाइन एक्यूफेर्स के अंदर। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, CO2 इंजेक्टेड अंडरग्राउंड एंड रिमेन ट्रैप्ड एंड डज नॉट री एंटर एटमोसफियर। नेक्स्ट जो उसका इम्पोर्टेंट है, की कंपोनेंट ऑफ CCS टेक्नोलॉजीज हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंजेस। जो इसकी सेफ्टी होती है सेफ एंड इफेक्टिव विद द प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जो ओशन स्टोरेज होता है CO2 स्टोर्ड इन द डीप ओशन, रिस्क टू मराइन इकोसिस्टम, लिमिटेड एडजॉर्प्शंस होता है। बायोमास सिक्वेस्ट्रेशंस की बात करें तो CO2 कैप्चर्ड बाय द एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन, नेचुरल प्रोसेस एंड लेस परमानेंट देन जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी मेथड टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर इन कंक्रीट, वो है फ्लेक्सुरल टेस्ट। फ्लेक्सुरल टेस्ट का जो पर्पज होता है वो डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट होता है, जिसका नेचर जो होता है इवैल्यूएट टेंसाइल स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली। प्रोसीजर की बात करें तो कंक्रीट बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग फोर्स एंड लीड टू द अप्लाइड अंटिल फ्रैक्चर। कैलकुलेशन जो होती है बेस्ड ऑन होती है मैक्सिमम लोड बिफोर द बीम फ्रेक। इंपॉर्टेंस जो होता है इसका वो असेस एबिलिटी टू विदस्टैंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंट फॉर द पेवमेंट एंड स्लैब। अगर इसका इंसाइट देखें तो सो कॉन्क्रीट परफॉर्मेंस अंडर द टेंसाइल फोर्सेस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट होता है वो मेजर करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्टली। कंप्रेशन टेस्ट मेजर करता है कंप्रेसिव ऑफ कॉन्क्रीट। स्प्लिट टेंस स्लेंडर टेस्ट इनडायरेक्ट टेस्ट स्ट्रेंथ मेजर करता है कंप्रेशन अप्लाइड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द। Which physical property of cement refers to ability of cement to not shrink upon the hardening, that is soundness. साउंडनेस ऑफ सीमेंट की बात करें तो उसकी डेफिनेशन होती है एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग विदाउट डिले एक्सपेंशन। फंक्शंस की बात करते हैं प्रिवेंट करता है श्रिंकेज और एक्सपेंशन आफ्टर हार्डनिंग, मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर होता है। प्रॉब्लम इफ अनसाउंडेड लाइक लीड टू द क्रैक्स कोज डिसइंटीग्रेशन ओवर द टाइम। टेस्टिंग मेथड्स की बात करें तो ली चार्टलियर टेस्ट या ऑटोक्लेव एक्सपेंशन टेस्ट इसके अंदर यूज होता है। अब इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंसिस्टेंसी होती है जो एबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट टू फ्लो होता है, इंडिकेट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग द सेटलिंग होता है। जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है वो इक्वल्स टू होती है परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर स्टैंडर्ड विस्कोसिटी। स्ट्रेंथ क्या होती है एबिलिटी टू द रजिस्ट लोड फोर्सेस टेस्टेड बाय द कंप्रेसिव टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट एंड फ्लेक्सुरल टेस्ट एंड वर्क डेंसिटी। मास ऑफ सीमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इंक्लूड एयर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर की होती है और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। साउंडनेस इंश्योर करती है नो वॉल्यूम चेंजेस, नो श्रिंकेज और एक्सपेंशंस।